जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं शिफा आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको मौद्रिक नीति पढ़ाया बहुत अच्छे से, ठीक है। मौद्रिक नीति में फिर क्या हो, मुद्रास्फीति, वो सब पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में, है ना। आरबीआई के बारे में, फिर पैसे के बारे में। अच्छा, जब मुद्रास्फीति चल रहा था उससे थोड़ा सा देख लो, थोड़ा रिवाइज। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो बिल्कुल क्लियर होगा, आई होप सभी का, है ना। इन्फ्लेशन में कोई डाउट नहीं होगा। तो इन्फ्लेशन जो है, अगर इन्फ्लेशन है तो देश के लिए बुरा, भाई महंगाई बढ़ गई तो देश के लिए बुरा है नहीं है। लेकिन इसका अपोजिट भी हो सकता है। अगर मंदी आ गई, क्या आ गई, मंदी। मंदी को इंग्लिश में कहते हैं रिसेशन, और मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन, ठीक है ना। मुद्रास्फीति क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। इसमें क्या हो जाता है, पैसे की मात्रा, मार्केट में पैसे की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और मंदी में मार्केट में पैसे की मात्रा कम हो जाती है। अब मार्केट कह लो या लोगों के पास कह लो, जनता के पास कह लो, ठीक है। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे कि वो क्या करेगी, लोन की अपनी रेट बढ़ा देगी, बैंक अपना रेट बढ़ा देगा, ठीक है। रेपो रेट, CRR, ये सब SLR, इन सब की क्या होगा, रेट बढ़ाएगा तो लोन की मात्रा कम हो जाएगी, लोगों के पास तरलता कम हो जाएगी, मतलब पैसा कम हो जाएगा, ठीक है ना, जिससे कि महंगाई कम हो जाएगी। अब जब लोगों के पास कम पैसा हो गया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गया, इसका बेस्ट एग्जांपल और रिसेंट एग्जांपल है कोरोना के टाइम पे। भाई कोरोना के टाइम पे किसी के पास पैसा नहीं था, है ना। बहुत लोग भूखे मरे, बहुत सबके मतलब बिजनेस बंद हो गए। जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, प्राइवेट जॉब नहीं रही, भाई उनकी खुद की कंपनी बंद होगी तो प्राइवेट जॉब कहाँ से देंगे। जिनके छोटे छोटे बिजनेस थे, और स्पेशली जिनका मतलब होता है ना डेली का करना खाना, कि आपने आज आप काम करके लेके मतलब कमा कर लाओगे तभी आपको रोटी मिलेगी, तभी आप खाओगे। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का टाइम था वो। तो उस टाइम पे, है ना, उस टाइम पे मंदी आ गई थी, है ना। उस टाइम पे क्या हो गई थी, मंदी आ गई थी। सबके बिजनेस बंद, जितने सैलून हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, स्कूल हैं, कोचिंग सेंटर हैं, सब बंद हो गए थे, है ना, सब बंद। दुकानें हैं, दुकानें बंद, ठीक। तो उस टाइम पे क्या थी, मंदी थी। अब इसको तो आपने कंट्रोल करने का देख लिया, मंदी को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो जो काम मुद्रास्फीति में कर रहे थे उसका अपोजिट कर देंगे, है ना, उसका अपोजिट कर देंगे। जैसे मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई क्या कर रहा था, अपनी रेट बढ़ा रहा था। लेकिन मंदी को कम करने के रेट क्या कर देगा, घटा देगा। लोगों को बहुत ही मिनिमम रेट पर क्या देगा, लोन बांटने के लिए कहा कि मार्केट में पैसा दो, लोन बांटो, ठीक है ना, पैसा दो। तो जो मार्केट में क्या करेगा, लोन की रेट की मात्रा कम कर देगा। दूसरा, अगर एक था कि खुले बाजार की नीति जो थी, कि मतलब मार्केट से जो बॉन्ड पेपर वगैरह बेच के जो ले पैसा लाना था, उनसे मना कर देगा बिल्कुल, किसी हर बैंक से कोई सा भी चला मत जाइए, बॉन्ड पेपर लेके पैसा नहीं है लोगों के पास। जितना किसी के पास पैसा है तो उसका फ्लो होने दो। भाई पैसे अगर सोचो एक इंसान के पास पैसा है और बाकी मंदी है, उसके पास भी आप चले गए बॉन्ड पेपर लेके, LIC लेके, क्या आप अपना वो करा लो, बीमा करा लो, 10 साल बाद ले लेना। उसने वो पैसा अगर वहाँ दे दिया तो बिल्कुल अलग हो गया ना, सेपरेट हो गया, वो तो मार्केट में नहीं रहा। अगर उसके पास रहता तो वो किसी ना कुछ तो खर्चा करता ही, तो पैसे का फ्लो होता, ठीक है। तो इस वजह से इनको बिल्कुल आरबीआई बिल्कुल बंद कर देगा, ठीक है, अपनी गाइडलाइन देगा और उसमें ये सब बंद कर देगा। और क्या कर सकता है, जिन्होंने पहले से लोन लिए हुए हैं उनके लोन माफ़ कर सकता है। और ये दिमाग में आता है कि वो नोट ही क्यों नहीं छाप देता, पैसे छाप के सबको बांट दे। नहीं, अगर ऐसा हो भी गया, सपोज करो एक बार जो पैसा छप गया, देखो आरबीआई जो पैसा छापता है, एक तो वो कि जो पैसा मतलब मार्केट में रहा ही नहीं, भाई कागज़ ही तो कभी ना कभी तो उसको ख़त्म होना है, ठीक है। तो वो पैसा छापेगा, और वो पैसा जो आरबीआई के पास परमानेंट इतना रहना चाहिए, है ना, वो पैसा रहेगा सिर्फ, उसके अलावा आरबीआई पैसा नहीं छापता, ठीक है। काम तो आरबीआई का ही है। लेकिन जब वो अगर ऐसी इमरजेंसी आ भी जाए, जैसे कोरोना के टाइम पे अगर आरबीआई से कहा गया कि आप पैसा छाप दो, है ना, और लोगों के पास पैसे की कमी है, तो आरबीआई ने कहा कि नहीं महाराज, ये तो देखो कि अगर अब पैसा छाप दिया कोरोना के टाइम पे, अब तो मतलब मंदी को तो संभाल लोगे, लेकिन एक बार पैसा छप गया, भाई वो तो ख़त्म होने वाला है नहीं,
वो तो मार्केट में एक बार गया तो गया, उसका तो फ्लो बन जाएगा, फिर वो तो कहीं ना कहीं मार्केट में ही रहेगा। तो इसके बाद जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तब संभालनी मुश्किल हो जाएगी क्या, महंगाई, मुद्रास्फीति। और आप खुद सोचो, तो आरबीआई ने पैसा नहीं छापा, ठीक है, अगर आरबीआई ने पैसा नहीं छापा तब देखो कितनी ज़्यादा महंगाई अब, और अगर पैसा छाप देता तब कहाँ जाती महंगाई। तो ये जो है मतलब कि इमरजेंसी में अगर पैसा आरबीआई छाप रहा है उसको हम कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी। क्या कहते हैं? हेलीकॉप्टर मनी। चलो लिखने की ज़रूरत क्या है ना, उसको क्या कहते हैं? हेलीकॉप्टर मनी। ऐसे नहीं कि हेलीकॉप्टर से बरसाएंगे, नहीं, उसको इमरजेंसी वाले पैसे को क्या को कहा जाता है? हेलीकॉप्टर मनी। अब आरबीआई के पास देखो, आरबीआई के पास जो पैसा रहता है वो, जो आरबीआई के पास परमानेंट पैसा है ना, उसको कहते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली। क्या कहते हैं? न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत आरबीआई के तहत मतलब आरबीआई काम करता है, और आरबीआई के पास न्यूनतम जो पैसा होना चाहिए कितना? 150 करोड़, 150 करोड़ होने चाहिए। हमेशा आरबीआई कितना रखता है? 150 करोड़। हमेशा कितना रखेगा? 150 करोड़। ये अब है, लेकिन इससे पहले जो था, इससे पहले था आरक्षित कोष प्रणाली। क्या थी? आरक्षित कोष प्रणाली। इससे पहले थी आरक्षित कोष प्रणाली। तब आरबीआई रखता था अपने पास 200 करोड़। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों पूछ सकते हैं कि अब जो आरबीआई किस प्रणाली के तहत काम करता है, तो अब करता है न्यूनतम कोष प्रणाली। ठीक है, पहला था आरक्षित कोष प्रणाली। अब इसको अमाउंट को कम क्यों किया? इस अमाउंट को कम इसलिए किया क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन हो चुका है। अब लोग मतलब कैश पैसा नहीं इन्वेस्ट, ज़्यादा नहीं है, मतलब कि होता है ना, ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब कैश की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं रही, सब ऑनलाइन चल रहा है, सब बैंक टू बैंक ऐसी फ्लो हो जाता है, तो आरबीआई को भी ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करता है? फिर 150 करोड़ पे आ गया। ठीक है, अब इसमें से 150 करोड़ में से भी, इसमें से भी 125 करोड़ और 75 करोड़, इसको भी दो पार्ट में बांट दिया। 150 करोड़ को भी 125 करोड़ और 75 करोड़ दो पार्ट में बांट दिया। ये 125 करोड़ जो होंगे ये होगा देशी मुद्रा, यानी कि हम कह सकते हैं रुपया जो होता है ना, रुपया। 125 करोड़ रहेगा उनके पास रुपया, और 75 करोड़ रहेगी विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा मतलब डॉलर, पौंड, ये सब, यूरो, है ना। तो ये क्या है कि विदेशी मुद्रा रहेगी। 125 करोड़ देशी मुद्रा और 75 करोड़ विदेशी मुद्रा। अब विदेशी मुद्रा जो है, विदेशी मुद्रा को रखने मतलब कह सकते हैं हम कि सबसे ज़्यादा जो विदेशी मुद्रा का भंडार किसके पास है पूरे वर्ल्ड में? चाइना के पास है। ठीक, इंडिया का 4th नंबर पर आता है, तो किसके पास है? चाइना के पास है। ये क्लियर? तो आरक्षित कोष प्रणाली क्या होती है और न्यूनतम कोष प्रणाली क्या होती है। अब हम पैसे के बारे में पढ़ेंगे, कितना पैसा रखता है। पैसे का छापने का काम आपको पता है किसका? आरबीआई का है, पैसा छापने का। लेकिन इसमें भी दो चीज़ आती हैं, वित्त मंत्रालय भी है इसमें। वित्त मंत्रालय की भी आपको क्या मिलेगी? इंटरफेयर या फिर पार्टनरशिप कह सकते हैं ना। तो वो देखते हैं हम, नोट छापता कौन कौन है इसमें। चलो देखो, एक तो क्या होता है, एक होता है हमारा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, ठीक है। एक है कौन? हमारा आरबीआई। दोनों ही काम करते हैं नोट छापने का। अब इनका पार्टीशन देखते हैं, किसके पास क्या काम है, किसके पास क्या है। वित्त मंत्रालय जो करेगा वो 1 रुपये का नोट छापेगा, सिर्फ 1 रुपये का नोट। अब तुम्हें तो दिखाई भी नहीं देता, 1 रुपये का नोट, ठीक है। और प्लस सारे जितने भी सिक्के हैं ना, सारे सिक्के कौन? वित्त मंत्रालय के अंडर में आते हैं। सारे सिक्के जो छपते हैं वित्त मंत्रालय के अंडर में। आरबीआई क्या छापेगा? वो सारे नोट छापेगा भाई। बाकी जो बचे 1 रुपये के नोट को छोड़ गए, सारे नोट हो गया 50 का, 100 का, 1000 का, सारे 1000 को तो है ही नहीं, 500 का, तो सारे के सारे नोट कौन छापता है? आरबीआई छापता है। अब 1 रुपये का नोट जो छापेगा वित्त मंत्रालय, तो इस पर साइन किसके होंगे? वित्त सचिव के। किसके साइन होंगे? वित्त मंत्रालय का सचिव, यानी कि वित्त सचिव। वित्त मंत्रालय का सचिव यानी कि वित्त सचिव। अब जो वित्त सचिव है स्वामीनाथन, ऐसी कुछ नाम है, ध्यान नहीं आ रहा,
गवर्नर तो पता ही है, शक्तिकांत दास, ठीक है। तो नोट जो है, नोट पर किसके रहेंगे, आरबीआई के गवर्नर के साइन रहेंगे, ठीक, आरबीआई के गवर्नर के साइन रहेंगे। अब इनके बनने की चीज़ मतलब बनेंगे कहाँ, ये तो अंडर तो हो गया, ऑर्डर वाली चीज़ हो गई ना, पावर किसके हाथ में है। लेकिन सिक्के कहाँ होते हैं, सिक्के बनते हैं मिंट में, और नोट कहाँ बनते हैं, प्रेस में। भाई नोट के लिए तो प्रेस चाहिए। मिंट को हिंदी में कहते हैं टकसाल, क्या कहते हैं, टकसाल। तो हमें ये देखनी है प्रेस कितनी है और मिंट कितनी है, या कहाँ कहाँ है, ये क्वेश्चन बनता है सिर्फ, ठीक है। मिंट है टोटल 5, प्रेस है टोटल 4, क्लियर। भारत में 5 जगह क्या है, मिंट है, जहाँ पर सिक्के बनते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, उनके लिए मशीन अलग होती हैं, और 4 जगह क्या है, प्रेस है। अभी ना देखिए 5 जगह जो हमारी मिंट है, 5 जगह जो मिंट हैं वे हैं, सबसे पहले या तो नक्शे से पढ़ना चाहिए था मैं, पर चलो कोई नहीं, ऊपर से चलो, ऐसे ही चलो। ऊपर क्या हमारा यूपी वाला एरिया, तो पहले नोएडा, नोएडा से इधर वेस्ट बंगाल आ गया। बहुत ही बेकार बना, चलो कोई नहीं। सबसे पहले थोड़ा सा तो भाई ठीक होना चाहिए है ना, देखो अब ठीक है थोड़ा सा ना। देखो सबसे पहले एक का है नोएडा में, यूपी में नोएडा, एक नोएडा में। क्या पढ़ रहा है, मिंट पढ़ रहे हैं, मिंट यानी कि टकसाल। एक का है नोएडा में, ठीक, नोएडा में। दूसरे है हम मुंबई में, मुंबई यहाँ होगा, नोएडा मुंबई। एक है कलकत्ता, कलकत्ता का हमारा पश्चिम बंगाल में, एक है कलकत्ता। एक है हैदराबाद, और एक है कहाँ, चेन्नई। क्लियर, ये क्या हमारी मिंट है, नोएडा, मुंबई, कलकत्ता, कलकत्ता, हैदराबाद, और ये चेन्नई। कलकत्ता, हैदराबाद और चेन्नई, ठीक है। अब नहीं कहते कोई ट्रिक बना लो, जैसे मैं जैसे जैसे न मैं क्या नमक हो गया, फिर कुछ भी इस तरह से कोई ट्रिक बना सकते हैं ना। 1 2 3 4 5, 5 क्या हो गया, हमारी मिंट हो गई। अब आ जाओ प्रेस पे, प्रेस कितनी है हमारी, 4 है, प्रेस 4 है। भाई मिंट जो है सारी की सारी किसके अंडर में आएंगी, वित्त मंत्रालय के अंडर में, मैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, या फिर ये भी तो पूछ सकता है भाई केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार के अंडर में, ठीक। अब जो हमारी 4 प्रेस हैं, प्रेस जो है 4, इसमें है एक तो है नोट, इसमें जो करेंसी नोट प्रेस, एक तो करेंसी नोट प्रेस एक हैदराबाद में है, हाँ। एक तो बैंक नोट प्रेस, क्या है, बैंक नोट प्रेस। एक है करेंसी, करेंसी नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस और करेंसी नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस और करेंसी नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस है कहाँ, देवास में, बैंक नोट प्रेस देवास में, ठीक है। बैंक नोट प्रेस देवास में, करेंसी नोट प्रेस है करेंसी नोट प्रेस है कहाँ, कलकत्ता में। बैंक नोट प्रेस देवास में, और एक कलकत्ता में और हैदराबाद में अलग है, ठीक है ना। ये नासिक में, हाँ नासिक, कहाँ है, नासिक में। जो करेंसी नोट प्रेस देवास में है, देवास का है मध्य प्रदेश में, और नासिक का तो पता ही है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट है, ये जो दोनों हैं भाई ये प्रेस है। अब वित्त मंत्रालय को भी तो प्रेस चाहिए ना, चाहिए भाई, 1 रुपये का नोट छापना है। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों आती है केंद्र सरकार के अंडर में,
यहाँ पे वो अपना भी छापेगी या फिर और भी छाप सकती है बड़े नोट, लेकिन उसमें आपस में क्या रहेगा, कन्वर्सेशन रहेगा आरबीआई का भी और किसका, वित्त मंत्रालय का भी। ठीक है, अब इसमें एक आता है कि हैदराबाद में है और दूसरी कलकत्ता में है। अब हैदराबाद और कलकत्ता में आपने देखा क्या होगा, मिंट भी थी, तो दो जगह क्या है, इनमें मिंट भी है और प्रेस भी है। ये दोनों जो आती हैं, ये दोनों आती हैं आरबीआई के अंडर में। ये दोनों किसके अंडर में आती हैं, आरबीआई के अंडर में। बात क्लियर, ये दोनों आती हैं आरबीआई के अंडर में। तो ये है मतलब कहाँ पे नोट, कहाँ ये प्रेस वगैरह सब समझ आ गया। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कि अब पढ़ते हैं तो आरबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं ना, आरबीआई के बारे में, क्योंकि आरबीआई के बारे में जो मेन काम था ना, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला था, वो मौद्रिक नीति है ना, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जो बचा, अब तो बचा आरबीआई के बारे में सिर्फ स्थापना कब हुई थी, ये सब है ना। इसको क्या हो जाता है पता नहीं, ठीक। अब आ जाओ कहाँ, आरबीआई। आरबीआई का गठन, ठीक है। आरबीआई के गठन में देखो 1 अप्रैल 1935 है ना, 1935 में आरबीआई का गठन हुआ। ये डेट बहुत पूछी जाती है, पता भी है सबको, लेकिन इससे पहले कि आरबीआई किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया, कैसे बनाया गया। देखो आरबीआई जो है, ये आरबीआई को हम क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक है ना भाई। आरबीआई के अंदर क्या हम अकाउंट खुलवा सकते हैं, नहीं खुलवा सकते। उसका काम क्या है, वो जनता को नहीं देखता, वो बैंकों को देखता है। ठीक, बैंकों का बैंक कहा जाता है किसको, आरबीआई को। तो आरबीआई क्या है, एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। तो ये जो सिफारिश की गई कि इन्होंने कहा हिल्टन यंग आयोग 1934 में एक आयोग आया, क्या नाम था, हिल्टन यंग आयोग, ठीक है, या हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग आयोग ने सिफारिश की कि एक ऐसा भी बैंक होना चाहिए जो बैंकों को देखे, जिसका काम सिर्फ बैंकों पर नज़र रखना हो कि वो क्या कर रहे हैं, वो कोई भाग तो नहीं गया उनके पास, मतलब ज़्यादा वो तो नहीं कर रहे गड़बड़, लोगों के पास ज़्यादा पैसा बांट रहे हो या कुछ भी, ठीक है ना। तो एक ऐसा बैंक भी होना चाहिए। तो हिल्टन यंग आयोग ने क्या किया, 1934 में इसकी सिफारिश की, ठीक है, किसकी, आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसके बाद इसकी सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935, जस्ट अगले साल 1935 को क्या हो गया, आरबीआई का गठन हो गया। आरबीआई का क्या हो गया, गठन हो गया। अब गठन तो हो गया, लेकिन इसके गठन में भाई प्रॉब्लम आ रही थी, पैसा भी तो चाहिए, है ना। इसके गठन में क्या किया गया, आरबीआई के 500 क्या हुए, 500 शेयर बने। आरबीआई के गठन में कितने शेयर बने, 500 शेयर बने। और इन 500 शेयर ने सबने क्या दिए, 100 रुपये दिए, मतलब 500 नहीं 5 लाख, सॉरी 5 लाख, 500 नहीं 5 लाख, कितने बने, 5 लाख। 5 लाख लोग शेयर बने इसमें आरबीआई के गठन के लिए, आरबीआई में पैसा रखने के लिए। तो 5 लाख लोगों ने अपने शेयर दिए और 5 लाख लोगों ने कितने रुपए दिए, 100 रुपये दिए, और मिला के वो कितना हो जाएगा फिर भाई, कितना बन जाएगा ये फिर, 5 करोड़। तो ये क्या है, आरबीआई का शुरुआती अमाउंट है। आरबीआई के गठन के समय आरबीआई के पास कितना पैसा था, तो 5 करोड़ रुपए थे। मेन बात ये है, उसमें 5 लाख लोग थे, है ना, उन्होंने फिर शेयर लिया और 500 रुपये दिए, और आरबीआई का क्या हो गया, एक मतलब उसके पास अपने रखने के लिए पैसे हो गए कितना, 5 करोड़ रुपए। ठीक, अब इसके बाद जब हमारा वो हुआ, मतलब अभी तक ये क्या है, ये 5 लाख लोगों ने शेयर किया, तो मतलब अभी तक ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट का मतलब नहीं है, ये प्राइवेट है, ठीक है ना। फिर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी नेशनलाइजेशन किया गया। राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसको, राष्ट्रीयकरण करने का मतलब इसको गवर्नमेंट ने खरीद लिया। ये जो 5 लाख लोग थे ना, कि तुमने कितने कितने पैसे दिए, अपने पैसे पकड़ो और यहाँ से निकलो, अब ये हमारा हो गया, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन किया गवर्नमेंट ने कब, 1 जनवरी 1949 को,
ठीक है। 1949 जनवरी तो भले ही भूल जाओ, लेकिन 1949 याद रहना चाहिए। 1949 को क्या हो गया, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। अब हमें देख लेते इसके गवर्नर। भाई पहला गवर्नर, इसको आपको 3 गवर्नर याद रखने, एक तो प्रेजेंट का, एक पहला, एक भारतीय, है ना। देखो इसके जो पहले गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर जो थे वो थे ओसवर्न स्मिथ। ओसवर्न स्मिथ पहले गवर्नर कौन थे, ओसवर्न स्मिथ। ओसवर्न स्मिथ भाई देखो 1935 में, 1935 में इसका गठन हुआ, तो मतलब कि 1935 में तो हमारे इंडिया के पास पावर नहीं थी, अंग्रेज ही थे। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, पहला जो गवर्नर बना होगा वो कोई अंग्रेज ही हुआ होगा। तो कौन था, ओसवर्न स्मिथ था, ओसवर्न स्मिथ। अब पहले इंडियन की बात आती है, जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, उनका नाम था C.D. देशमुख। क्या नाम था, C.D. देशमुख। C.D. देशमुख जो पहले इंडियन गवर्नर थे, उनका नाम क्या था, C.D. देशमुख। अब भैया प्रेजेंट की, जो हमारे वर्तमान में है, वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। भाई तो खैर चेंज होते रहते हैं, लेकिन चलो मतलब बात यह है, आपको प्रेजेंट का पता होना चाहिए, प्रेजेंट का पूछ लेता है तो अब कौन है, शक्तिकांत दास है। इतना क्लियर, इसमें तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं, इतना क्लियर है। ठीक, अब इसके आएंगे क्या कि आरबीआई के काम क्या क्या होते हैं, है ना। आरबीआई का काम क्या क्या होते हैं, आरबीआई का गठन हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। ये किसका फाइनेंशियल ईयर भी पढ़ना है, ठीक, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं। अच्छा एक देखो इसका फाइनेंशियल ईयर, आरबीआई का क्या फाइनेंशियल ईयर, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर जो होता है, फाइनेंशियल ईयर देखो, जैसे वित्त मंत्रालय का वित्त वर्ष होता है, वित्त मंत्रालय का वित्त वर्ष जो इसमें मतलब हम वो सेशन जो लगते हैं जिसमें ना, तो कब से कब तक होता है, 31 अप्रैल से, सॉरी 1 अप्रैल से कब तक, 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से घूम का जाओ 31 मार्च, ठीक है। तो ये किसका होता है, वित्त मंत्रालय का, लिख लेते हैं चलो, वित्त मंत्रालय का होता है, वित्त मंत्रालय क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। अब आ जाओ आरबीआई का, आरबीआई का भैया बिल्कुल अलग ही है। आरबीआई को होता है 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून, यानी कि अगर आरबीआई को किसी से टैक्स लेना है तो अपनी इस साल के हिसाब से करेगा। वो कहेगा चल मैंने तुम्हें 2 जुलाई को दिया था, अब क्या आ गया 30 जून आ गया, पूरा 1 साल हो गया, ठीक है। हुआ तो 1 साल ही, लेकिन वो काउंट कहाँ से करेगा, 1 जुलाई से लेके 30। जैसे हम अपना सार करेंगे, हम क्या करते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये तो होता है नॉर्मल, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। हम किसी भी बात को कहेंगे, अब 1 जनवरी आ गई और 31 दिसंबर तक चला गया, तो हम कहेंगे हमारा 1 साल पूरा हो गया, ठीक है। हम कि जुलाई में कहेंगे पूरा हो गया, नहीं, लेकिन इनका क्या होगा, इनका जून में जाके पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है, तो इसको याद रखना, आरबीआई का भी, वित्त मंत्रालय का भी। ये सीधे सीधे नहीं चलते, इनकी भैया डायरेक्शन अलग होती है, ठीक। अब देखते हैं कि आरबीआई का क्या होता है, हेडक्वार्टर, आरबीआई का हेडक्वार्टर, आरबीआई का क्या है, हेडक्वार्टर। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ आरबीआई का, मुंबई में, पूछा जाता है आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। नाबार्ड भी मुंबई में है, नाबार्ड का भी, ठीक है। तो हेडक्वार्टर आरबीआई का कहाँ है, मुंबई में है, मतलब कि मेन ऑफिस, आरबीआई का मेन ऑफिस। अब इसके ब्रांच ऑफिस भी हैं, आरबीआई की ना 4 ब्रांच है, तो 4 ब्रांच के 4 ब्रांच ऑफिस होंगे। अब इसका क्या है, ब्रांच ऑफिस, आरबीआई के ब्रांच ऑफिस जो है, देखो मुंबई जो जगह है, मुंबई में हेड ऑफिस भी है, लेकिन मुंबई ब्रांच भी है, तो वहाँ पे थोड़ी आसपास ही क्या है, ब्रांच ऑफिस भी है। तो ब्रांच ऑफिस कितने हैं भाई, 4 ब्रांच है, तो 4 ही ब्रांच ऑफिस होंगे। एक तो है मुंबई, ठीक, एक है आपका चेन्नई,
और एक है कोलकाता, कोलकाता, और एक है दिल्ली। ठीक है, एक है दिल्ली। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। तो हेडक्वार्टर जरूर याद रखना, हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, ब्रांच ऑफिस भी क्या है, मुंबई में है। एक ब्रांच ऑफिस मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। 4 क्या है, ये ब्रांच ऑफिस है। ठीक है, 4 क्या है, ये ब्रांच ऑफिस है। अब एक ब्रांच आरबीआई की कहाँ है, किसी विदेश में भी है, तो विदेश का ब्रांच ऑफिस, या कह सकते हैं विदेश में ऑफिस कहाँ है, विदेश में ब्रांच ऑफिस। विदेश में ब्रांच ऑफिस कहाँ है, लंदन। देखो मैंने कितना सुंदर सुंदर लिखा, लंदन। ठीक है ना, तो एक ब्रांच ऑफिस कहाँ है, लंदन में। बात क्लियर, ये तो दिमाग में छप जाना चाहिए, ब्रांच ऑफिस लंदन वाला प्लस ये हेडक्वार्टर वाला। ठीक है, ये क्या आरबीआई के ब्रांच ऑफिस है। अब क्या है इसमें बचा आरबीआई के वर्क। अब आरबीआई के वर्क मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, है ना, लेकिन फिर भी हम इसको रिवाइज करेंगे। आरबीआई के काम क्या क्या होते हैं, देखो इसके जो वर्क होंगे, सबसे मेन वर्क क्या है कि आरबीआई को क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक कहते हैं। आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक, यानी ये क्या करेगा, बैंकों का बैंक, ये बैंक को कंट्रोल करेगा, है ना, बैंक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सबसे बड़ा काम तो यही है, बैंक को कंट्रोल करना। अब बैंक को कंट्रोल करने के लिए क्या लेकर आता है भाई, 2 नीति लेकर आता है बैंक को कंट्रोल करने के लिए। बैंकों को कंट्रोल करने के लिए जो 2 नीति लेकर आता है आरबीआई, उनका क्या नाम है, एक तो मौद्रिक नीति, ठीक है, और दूसरा खुले बाजार की नीति। याद है ना, खुले बाजार की नीति, मौद्रिक नीति और खुले बाजार की नीति, ये तो लेकर आता है। ठीक, और दूसरा सबसे बड़ा मेन काम क्या है, सबसे बड़ा मेन काम एक तो ये है, और दूसरा क्या है, नोट निर्गमन। नोट निर्गमन का मतलब क्या है, नोट छापना। नोट निर्गमन का मतलब क्या है, नोट छापना। ठीक है, अब नोट छापना बता चुकी हूँ आपको कि 200 करोड़ पहले रहने चाहिए थे, अब 150 करोड़ रहने चाहिए। तो नोट का निर्गमन करना भी मेन काम किसका है, हमारा, इसका है, आरबीआई का है। अब ये जो बैंकों को कंट्रोल कर रहा है, इसको हम कहते हैं शाख नियंत्रण। बैंकों को कंट्रोल करने को हम क्या कहते हैं, शाख नियंत्रण, क्योंकि इस शाख से पूछता है। शाख को हम कहेंगे लोन। क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्रेडिट कंट्रोल भी इसको कहा जाता है, क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, क्रेडिट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, शाख को मतलब कि ऋण यानी कि लोन को तो कंट्रोल कर रहा है ये मौद्रिक नीति लगा के, खुले बाजार की नीति लगा के। ठीक है, तो इस शाख से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जब आरबीआई अपनी मौद्रिक नीतियों को बढ़ा देती है, या फिर अपनी रेपो रेट, कोई सी भी रेट का नाम ले सकता है, जब आरबीआई अपनी रेपो रेट को बढ़ा देती है तो बैंकों की शाख पर क्या प्रभाव पड़ता है। बैंकों की शाख यानी कि बैंकों का लोन, जो बैंक आगे लोन दे रहे हैं, तो बैंकों की शाख पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कम हो जाएंगे। ठीक है ना, वो कम हो जाएंगे, बैंकों की शाख क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये 2 सबसे बड़े मेन काम है आरबीआई के। उसके बाद और तो भैया बहुत सारे काम कि सरकार क्या करती है, सरकार जो अपना पैसा किसके पास रखती है, आरबीआई के पास। भाई सरकार का बैंक है, जितना भी पैसा आपका कहाँ गया, क्या है, सरकार का बैंक कौन है, आरबीआई है। जितना पैसा गवर्नमेंट के पास टैक्स के थ्रू पहुंच रहा है, या फिर आप टीडीएस दे रहे हो, सेस दे रहे हो, सरचार्ज दे रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर का टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, आरबीआई में। मतलब कि गवर्नमेंट अपना पैसा कहाँ रखेगी, आरबीआई में रखेगी, सरकार का बैंक है। ठीक, और क्या करता है आरबीआई, और क्या करता है, और करेंसी को एक्सचेंज करने को, एक्सचेंज कौन करता है, एक्सचेंज भी आरबीआई करता है ना। करेंसी को एक्सचेंज, जैसे रुपये को डॉलर में, वो सब का एक्सचेंज कौन करेगा, वो भी आरबीआई करके देगा। ठीक, और बैंकों का नियंत्रण हो गया, और क्या करेगा, अगर सुनो, अगर ये भी तो चीज़ है कि अपने देश को अगर आगे रिप्रेजेंट करना है ना, बैंक के थ्रू आगे
मतलब विदेश में रिप्रेजेंट करना है इंडिया को, तो आरबीआई ही रिप्रेजेंट करेगा। आपको पता भी होगा कि आरबीआई के गवर्नर अब वहाँ गए हैं, मीटिंग वगैरह के लिए होती रहती है, ठीक है। तो किसको रिप्रेजेंट करता है विदेश में ना, मतलब फॉरेन में रिप्रेजेंट इंडिया को कौन करता है, वो भी आरबीआई करता है। तो ये सारे काम आप आरबीआई के समझ चुके हैं, ये सारे क्या हैं आरबीआई के काम हैं। अब आरबीआई जो होता है कि एक तो होता है मतलब कंट्रोल, मतलब आरबीआई के कंट्रोल बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं, ठीक है ना, या बोर्ड मेंबर कह सकते हैं, जो उसको कंट्रोल करते हैं पूरे आरबीआई को। इतने सारे जो काम कराने हैं हमें, इतने सारे काम कराने हैं ना, तो इतने सारे काम कराने के लिए कोई तो उसको कंट्रोल करने वाला होगा। तो आरबीआई को हम कह सकते हैं बोर्ड मेंबर। बोर्ड मेंबर, आरबीआई के बोर्ड मेंबर कितने होंगे भाई? सबसे मेन चीज़ बोर्ड मेंबर कौन होगा, बोर्ड मेंबर उसको कंट्रोल करने वाला। देखो कंट्रोल करने वाले अलग होते हैं, वर्कर्स अलग होते हैं। तो कंट्रोल करने वाले बड़े होंगे वर्कर्स के अकॉर्डिंग। वर्कर क्या होते हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्यूटर पे बैठ कर काम कर रहे वो, और जो मैनेजर होगा जो बड़ा, वो तो उसको कंट्रोल कर रहा है, वो काम बता रहा है, तो कंट्रोलर बड़ा होगा, ठीक है ना। वर्कर्स तो छोटे होते हैं और वर्कर की संख्या भी बहुत सारी होती है, ठीक। कंट्रोलर कुछ ही लोग होते हैं। तो बोर्ड मेंबर जो है, जो उसको आरबीआई को कंट्रोल करते हैं, तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, इसमें आरबीआई का गवर्नर तो भाई आएगा, है ना। गवर्नर कहाँ बैठता है, हेडक्वार्टर में। गवर्नर कहाँ बैठेगा, हेडक्वार्टर में। तो इसमें बोर्ड मेंबर में सबसे पहले कौन आएगा, आरबीआई गवर्नर। सबसे पहले कौन आएगा, आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई गवर्नर, ठीक है। ये कहाँ बैठता है, हेडक्वार्टर में। और ये एक ही तो होता है जो कि अब शक्तिकांत दास है, ठीक है, आरबीआई का गवर्नर। फिर आरबीआई गवर्नर की हेल्प के लिए, है ना, 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। 4 के होते हैं डिप्यूटी गवर्नर। चार क्या होते हैं, डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, ठीक है। गवर्नर की हेल्प के लिए, गवर्नर की हेल्प के लिए क्या होते हैं, 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो ये डिप्यूटी गवर्नर भी कहाँ बैठेंगे, हेडक्वार्टर में। भाई वहीं बैठकर तुम उसकी हेल्प करोगे, या वो बेचारा कहीं और है, तुम कहीं और बैठ कर उसकी हेल्प कर दोगे, है ना। तो जब उसकी हेल्प करनी तो उसके पास ही रहोगे। तो ये 5 कहाँ से उठा रही है, हेडक्वार्टर से। अब आरबीआई की ब्रांच कितनी है, आरबीआई की ब्रांच कितनी, 4 ब्रांच ऑफिस 4 है, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई और दिल्ली। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, ठीक है। तो ब्रांच ऑफिस से, ब्रांच ऑफिस से कितने लेंगे भाई, 4 ब्रांच ऑफिस, तो 4 ही लोग लेंगे, ठीक। और 2 लेते हैं कहाँ से, वित्त मंत्रालय से। 2 लोग वित्त मंत्रालय, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए इसमें। 2 लोग कहाँ से लेंगे, वित्त मंत्रालय से, ठीक है। बोर्ड मेंबर में 2 लोग कहाँ से आएंगे, वित्त मंत्रालय से। और 10 लोग ऐसे होंगे जो इकोनॉमी के बहुत बढ़िया क्या होंगे, मास्टर होंगे, इकोनॉमी के जानकार होंगे, ठीक है। ऐसे लोग कितने होंगे, 10 होंगे। अब इनको देखो ये कितने होंगे, प्लस करके 10 2 12 4 16 16 16 4 20 और 1 21, है ना। कितने हो गए, 21। तो आरबीआई के कंट्रोल बोर्ड में या फिर बोर्ड मेंबर में कंट्रोल करने वाले लोग कितने होते हैं, 21 होते हैं, ठीक है। 21 होते हैं। ऐसे ही मैंने उसको पढ़ाया था। ये चीज़ अगर आप समझ लोगे ना, आप ऐसे याद करोगे कि जैसे मैंने अब जीएसटी पढ़ाया था। जीएसटी में मैंने आपको बताया था कि उसमें जो जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं, 33 होते हैं। उसी मैंने आपको ऐसे बताया था कि कितने लोग कहाँ से आएंगे। अगर आपको ये पता हो ना कितने लोग कहाँ से आएंगे, तो आप अंदाज़ा लगा लोगे खुद से कि एटलीस्ट सपोज यहाँ पे आपको दे दे, फिर अगर आपने ये पढ़ लिया और आपको ऑप्शन मिला 10 12, तो आपको पता 10 12 तो होंगे ही नहीं, क्योंकि 10 लोग तो ये होते हैं इकोनॉमिक्स के, है ना, और 5 लोग तो हेडक्वार्टर से आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ज़रूर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।